जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इनका सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि यदि किसी मरीज को अचानक बेहोशी आ जाए तो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यदि किसी मरीज को अचानक बेहोशी आ जाए तो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो उसके पैरों को थोड़ा ऊपर उठा देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि CPR का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो CPR का पूर्ण रूप क्या होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है 4th नंबर कि अस्पताल के कचरा प्रबंधन में लाल रंग के डस्टबिन में किस प्रकार का कचरा जो है ना डाला जाता है। तो याद रखेंगे कि अस्पताल के कचरा प्रबंधन में लाल रंग के डस्टबिन में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है। तो इसमें डाले जाते हैं आपके किस प्रकार के। तो आप बताएंगे संक्रमित प्लास्टिक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि सुइयों और सिरिंजों को नष्ट करने के लिए किस यंत्र का उपयोग जो है किया जाता है। तो सुइयों और सिरिंजों को नष्ट करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं आपके किसका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अस्पताल के कमरे के कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो अस्पताल के कमरे को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे किए जाते हैं आपके सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पे है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो याद रखेंगे आप कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे मधुमेह रोग। ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा सही जवाब, मधुमेह रोग होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में एम्स संस्थान कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में एम्स संस्थान कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में एम्स संस्थान जो है ये स्थित हो जाएंगे भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भोपाल में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे यहाँ पे आपके गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अस्पताल पहुंचाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक अस्पताल सहायक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। तो एक अस्पताल सहायक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। तो याद रखेंगे धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाड़ी दर मापने के लिए शरीर के किस अंग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो नाड़ी दर मापने के लिए शरीर के किस अंग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, कलाई होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कलाई होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अस्पताल में कोड बुल्लू का अर्थ जो है ना क्या होता है। तो अस्पताल में कोड बुल्लू का अर्थ क्या है। तो अस्पताल में कोड बुल्लू का अर्थ होता है हृदय की गति रुकना या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इस यंत्र को कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब, स्पिग्मोमैनोमीटर इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसकी श्वसन और हृदय गति का आंकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर को क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताएंगे कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसके श्वसन और हृदय गति का आंकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इस स्कोर को कहते हैं अपगार स्कोर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शिशु को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। तो शिशु को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। तो याद रखेंगे 17 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, आधे से 1 घंटे के भीतर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं को कौन सा टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। तो गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं को कौन सा टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। तो याद रखेंगे टिटेनस का टीका। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होगा। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है 20 नंबर कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है जिसमें मसूरों से खून आने लगता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है जिसमें मसूरों के से खून आने लगता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे स्कर्वी रोग होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ORS के घोल का उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है। तो ORS का घोल मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है। तो याद रखेंगे ये किए जाते हैं निर्जलीकरण में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, निर्जलीकरण में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे आप ये किए जाते हैं आपके 5 लाख तक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 5 लाख तक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश की दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के लाभार्थी कौन है। तो मध्य प्रदेश की दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के लाभार्थी कौन है।
तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता का चयन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता का चयन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है, तो ये किए जाते हैं आपके कितनी जनसंख्या पे, तो ये होते हैं 1000 के जनसंख्या पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे आप, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बी हो जाएंगे, फीमर यानी जांघ की हड्डी, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्षय रोग शरीर के किस मुख्य अंग को प्रभावित करता है। तो क्षय रोग जो है ये शरीर के किस मुख्य अंग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करते हैं आपके फेफड़े को। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, फेफड़े को करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाइपोथर्मिया का अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे आप कि हाइपोथर्मिया का जो अर्थ होगा ये क्या है। तो हाइपोथर्मिया का अर्थ जो है यहाँ पे हो जाएंगे शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली नीली बाल्टी में क्या डाला जाता है। तो अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली नीली बाल्टी में क्या डाला जाता है, तो इसमें डाले जाते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पे कांच का कचरा और धातु के उपकरण। ऑप्शन आपका बी रहेगा सही जवाब, कांच का कचरा और धातु के उपकरण डाले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि कोई मरीज बेड से गिर जाता है तो अस्पताल सहायक के रूप में आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है। चलिए बताएंगे, तो यदि कोई मरीज बेड से गिर जाता है तो अस्पताल सहायक के रूप में आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो उसे तुरंत उठाना और चोट का आंकलन कर नर्स डॉक्टर को सूचित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाते समय स्ट्रेचर को किस दिशा में जो है ना धकेलना चाहिए। तो मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाते समय स्ट्रेचर को किस दिशा में धकेलना चाहिए, तो आप बताएंगे मरीज के पैरों की ओर से, ताकि वह सामने देख सके। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ट्राई एज प्रणाली का उपयोग अस्पताल में किस लिए किया जाता है। तो ट्राई एज प्रणाली का उपयोग अस्पताल में किस लिए किया जाता है, तो ये किए जाते हैं मरीजों की गंभीरता के आधार पर उपचार की प्राथमिकता तय करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, यदि किसी मरीज की हड्डी टूट गई हो तो अस्पताल सहायक को क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि किसी मरीज की हड्डी टूट गई है तो अस्पताल सहायक को क्या नहीं करना चाहिए, तो आप बताएंगे टूटी हुई हड्डी को सीधा करने की कोशिश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बुजुर्ग मरीजों में बेड शोर को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो बुजुर्ग मरीजों में बेड शोर को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो हर 2 घंटे में उनकी करवट बदलना। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बुजुर्गों में सुनने की क्षमता कम होने पर अस्पताल सहायक को उनसे कैसे बात करनी चाहिए। तो बुजुर्गों में सुनने की क्षमता कम होने पर अस्पताल सहायक को उनसे कैसी बात करनी चाहिए, तो आप बताएंगे उनके सामने खड़े होकर स्पष्ट और मध्य गति से बोलना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।